आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनुराग जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। मैं बिहार के एक गांव का रहने वाला हूं। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आज से लगभग 18 से 20 साल पुरानी होगी। तब मेरी उम्र यहीं कोई 16-17 साल की रही होगी। उस जमाने में गांव बहुत पिछड़ा हुआ होता था। हमारे गांव में किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ना बिजली थी, ना ही पानी था और ना ही लोगों के पास पक्के मकान हुआ करते थे। लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे। पानी दूर किसी नहर से लाया जाता था और रात में उजाले के लिए लालटेन का सहारा लिया जाता था। मेरे गांव से बहुत सारे दोस्त हैं, मगर मेरा एक दोस्त बहुत खास था। सूजल और मैं हमेशा एक साथ रहा करते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग हमें जय और वीरू बोलते थे। उठना बैठना खाना पीना सब हमारा साथ में ही होता था। एक शाम की बात है, हमें बगल के गांव से शादी में खाना खाने का न्योता आया हुआ था। दरअसल बगल के गांव में रहने वाले हमारे एक दोस्त के बड़े भैया की शादी थी, तो उसने हम दोनों को खाने पर बुलाया था। क्योंकि उस जमाने में यातायात का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो हम दोनों दोस्तों ने तय किया कि हम अपनी साइकिल लेकर जाएंगे, क्योंकि बगल का गांव हमारे गांव से अच्छा खासा दूर था और चलकर जाने में काफ़ी समय लग जाएगा। ऊपर से हम दोनों को लौटना भी है। जिसके बाद शाम के करीब 7 बजे तक हम दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर बगल के गांव की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि मौसम ठंड का था, इसलिए शाम 7 बजे ही काफ़ी रात की तरह प्रतीत हो रहा था। खैर, हम दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए साइकिल चलाकर आगे बढ़ते रहे। आमतौर पर अगल बगल के गांव ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, पर यह गांव इसलिए दूर था क्योंकि बीच में बहुत घना जंगल पड़ता था। खैर, कुछ आधा एक घंटा साइकिल चलाते रहने के बाद हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वहां जाकर पहले तो हमने सारे लोगों से मुलाकात की, फिर इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए और अंत में रात के करीब 9 बजे के आसपास हम सारे दोस्त खाना खाने बैठे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और भूख भी काफ़ी तेज लगी थी, जिस वजह से हमने दबाकर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद वापस निकलने की तैयारी में लग गए। हमारा वो दोस्त जिसके भाई की शादी थी, वो हमें रुकने के लिए बहुत बोल रहा था, मगर हम नहीं रुके। घर पर बोलकर नहीं आए थे कि हम रुकेंगे, इसलिए हम दोनों ने साइकिल उठाया और वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़े। रात अब काफ़ी गहरी हो चुकी थी, साथ ही ठंड ने भी अब अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। हम दोनों को साइकिल चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम काफ़ी धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। अभी हम दोनों साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सूजल बोला, यार ऐसे चलते रहेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा ना। एक काम करें, चल दूसरे रास्ते से घर चलते हैं। इस पर मैंने कहा, दूसरा रास्ता मतलब वो लालगंज जंगल वाला रास्ता? पागल है क्या? उधर से नहीं जा सकते हैं, घर वालों ने मना किया ना जाने से। इस पर सूजल बोला, अबे घर वालों को कहाँ पता चलेगा, और ऐसे ठंड में कितनी देर साइकिल चलाते रहेंगे हम लोग। मुझे भी सूजल की ये बात ठीक लगी, मगर लालगंज जंगल वाले रास्ते से जल्दी कोई आना जाना नहीं करता है, रात में तो और भी नहीं। पर क्यों, ये हमें नहीं पता। घर वाले बस हमें उस रास्ते पर जाने से मना करते हैं, उसका कारण नहीं बताते। तभी मैंने सूजल से कहा, चल ठीक है, उधर से ही चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे।
जिसके कुछ देर बाद सामने मोड़ से हमने साइकिल को उस लालगंज जंगल वाले रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और जंगलों से घिरा हुआ था। हालांकि आसमान पर चांद खिला था, मगर घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की रोशनी सही से रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। वैसे हम अपने साथ एक एक बैटरी टॉर्च भी लेकर आए थे, जिसकी रोशनी के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। अब ठंड का ये हाल था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ हो जाएं। हम दोनों बहुत मुश्किल से साइकिल चला पा रहे थे। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सूजल बोला, कुछ अजीब लग रहा है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं अजीब लग रहा। पता नहीं गांव वाले क्यों इस रास्ते पर आने से मना करते हैं। इस पर मैंने कहा, नहीं यार, मुझे भी तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है, सामान्य ही तो है सब। यही सब बात करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम दोनों दोस्त आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र सामने रास्ते पर एक नाली के ऊपर बने पुल जैसे चबूतरे पर गई। तो वहां मैंने जो देखा वो देखकर मेरे से साइकिल अपने आप ही रुक गई। शायद सूजल की भी नज़र उस चीज पर पड़ गई थी, तभी तो वो भी साइकिल रोककर चुपचाप खड़ा था। दरअसल उस चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ी अम्मा सफेद साड़ी पहने सिर झुकाकर बैठी हुई थी। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आखिर इतनी रात गए ये बूढ़ी अम्मा आई तो आई कहाँ से? यहाँ इस सुनसान रास्ते पर कर क्या रही हैं? थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था और मन में ये विचार भी था कि कहीं इन अम्मा को हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। पर यह है कौन? कहाँ रहती हैं? यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है। यही सारे सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे। सुजल और मैं आपस में एक दूसरे का चेहरा अभी ताक ही रहे थे कि तभी एकदम से वो औरत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वो औरत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। उसकी सांसें मुझे काफ़ी ज़ोर से सुनाई दे रही थी। तभी वो बूढ़ी अम्मा अचानक से हमारी तरफ आगे बढ़ने लगी। उन्होंने अभी भी अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था। अभी मैं और सुजल उन अम्मा को देख ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र उन अम्मा के कद काठी पर गई। वो अम्मा जितना हमारे करीब आ रही थी, उनकी लंबाई उतनी ही बढ़ती जा रही थी। हर एक कदम के साथ उनकी लंबाई काफ़ी बढ़ जा रही थी और अब उस औरत का चेहरा भी हमें नज़र आ चुका था। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। उनकी आंखें चमक रही थी और उनके हाथ पैर के नाखून काफ़ी बड़े बड़े थे। मुझे और सुजल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। डर के मारे हमारे मुंह से आवाज़ तलक भी नहीं निकल पा रही थी। इतने में ही उस औरत ने अपना 6 फीट लंबा हाथ मेरी ओर बढ़ाया और धक्का देकर मुझे साइकिल से नीचे गिरा दिया। सुजल मुझे अभी उठाने जा ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने दूसरे हाथ से सुजल का गला पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर पटक दिया। सुजल को फेंकने के बाद उस औरत ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरा गला दबाने लगी। अभी मेरी जान निकलने ही वाली थी कि तभी सुजल जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। तो सुजल के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम से मेरा गला छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गई। फिर मैं और सुजल वापस खड़े हुए और घर भाग गए। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। अगर सुजल नहीं होता या फिर वो मुझे छोड़कर भाग जाता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।